बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है इसमें बहुत सारी चीज़ें उभर भी रही हैं, कुछ मुझे लगता है डूब भी रही हैं। लेकिन डूबती हुई सिर्फ एक चीज़ जो है वो बड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है और वो है मईशत। पाकिस्तान की मुआशी हालात के ऊपर पूरी दुनिया में बात हो रही है और पाकिस्तान में भी बात हो रही है, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि सब कुछ गुडी गुडी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि IMF के पास से कर्जा आ जाएगा और जब कर्जा आ जाएगा तो फिर जाहिर है बाकी मामलात भी चल बेहतर हो ही जाएंगे। फिर सोने पे सहागा कहना चाहिए कि ये है कि वजीर ख़जाना जो है एक मरतबा फिर इसहाक डार साहब जो है वो बनने जा रहे हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है डॉलर जो है वो ब्रेक लगा दे डार साहब को देखकर। ऐसा भी हो सकता है या नहीं हो सकता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हकीकत हाल कुछ ये है कि अभी पिछले दिनों बानी PTI जो हैं इमरान खान साहब, उन्होंने एक और बॉम्ब जिसको कहते हैं वो फाड़ने की कोशिश की और वो ये था कि उन्होंने ख़त लिखा IMF को और वो ये कहना चाह रहे थे कि भाई जो इस वक्त की तमाम तर मौजूदा सियासी हुकूमत है इसको आप कर्जा ना दें, क्योंकि इलेक्शन जो हमारे यहाँ हुए हैं वो सारा आप देखें, उसकी मॉनिटरिंग करें। उन्होंने किया सो किया। वहाँ अमेरिकी कांग्रेस बेंच जो है वो भी उन्होंने भी एक ख़त लिख दिया अमेरिकी इंतज़ामिया को कि आप भी जो हैं वो पाकिस्तान की इंतज़ामी हुकूमत जो बनने जा रही है इसके साथ किसी किस्म के मामलात ना करें, क्योंकि इनके यहाँ इलेक्शन ही मुहिम है। अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उधर हमारे ऊपर कर्ज़ों का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर मेरी इतलात हो सकता है गलत हूँ, लेकिन कमोबेश रमज़ान मुबारक के साथ साथ आइंदा आने वाले 2 माह के अंदर पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइसेस की जो प्राइस हैं वो 15 रुपये मज़ीद इजाफे की तवक्का रखी जा रही है कि 15 रुपये मज़ीद इजाफा इसमें हो जाएगा IMF की अगली किस्त के साथ ही। फिर महंगी गैस हमें मिल रही है, उस पर हम रोज़ शोर कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो आज हमने ज़रा ज़हमत दी है साबिक चेयरमैन FBR शबर जैदी साहब को, उनसे ज़रा बात करेंगे कि क्या कुछ संभाला हैं वो मुस्तकबिल में जबकि हुकूमत अपनी फॉर्मेशन मुकम्मल कर रही है। दूसरी तरफ अहम तरीन बात है, कल हमने देखा, परसों की बात है बल्कि मेरा ख्याल है, गवर्नर कामरान टसौरी साहब जो हैं उन्होंने एक गवर्नर हाउस के अंदर तकरीब में खिताब किया और उन्होंने कहा कि जितने वादे इमरान खान साहब ने किए थे वो वादे तो उन्होंने वफा नहीं किए, मैंने कर दिए। एक और वादा जो उन्होंने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ नहीं वफा कर सके वो ये था कि वो कह रहे थे कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं ख़तरनाक हो जाऊँगा, तो अब मैं वो वादा भी पूरा करके दिखाऊँगा। यानी कामरान टसौरी ये कह रहे हैं कि अगर वो गवर्नरशिप के ओहदे से फारिग होते हैं तो वो खतरनाक हो जाएंगे। उधर MQM जो है वो पूरी तरह से तैयारी पर बैठी हुई है कि किसी भी तरह से उसकी जितने मुतालबात हैं, एक MOU हमने कल भी बात की थी वो साइन हुआ है, लेकिन इस तैयारी पर है कि उसको वजारतें भी मिल जाए। लेकिन सुनने में आ रहा है कि सिर्फ 20 रुकनी काबीना जो बनने जा रही है उसमें 2 वजारतें MQM का कुर्रा निकला है, लेकिन MQM कह रही है ये भी आप अपने पास ही रखें। तो डेडलॉक है। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि भाई ये जो MQM वाले हैं इनका तो सारा मैंडेट ही जाली है, और ये सारी बात आपने सुना है राब्ता कमेटी में भी लीक हुई और इसका उन्होंने इजहार भी किया MQM पाकिस्तान के लोगों ने। लेकिन सवाल ये है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने की मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सियासत की रिवायत बदली नहीं है। 18वीं आईनी तरमीम से लेकर इस वक्त जिस आईनी तरमीम की बात की जा रही है, यानी आइन में जो कुछ तब्दील करना है उसके लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है। और हम जब देखते हैं तो ये सारे लोग एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने को तैयार हैं। अगर ये मामलात ऐसे ही चलते हैं तो फिर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में और क्या क्या कुछ देखना बाकी रह गया है, क्योंकि अभी सदर मुमलिकत का इंतखाब होना है। और एक चीज़ पर मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी, मैं सोच रही थी आज प्रोग्राम में इसका तस्करा करूंगी। लोग ये हेडलाइंस में लिख रहे हैं कि वजीर आजम कौन होगा कल इसका फैसला होगा। बहुत सारी चीज़ों के फैसले हो चुके हैं। अददी अक्सरियत सबको मालूम है कि पार्लियामान में किसकी है और उस अददी अक्सरियत के साथ इंतखाबी अमल पूरा हो जाएगा। लेकिन सदर मुमलिकत का जो मामला है वो बहरहाल मुझे लगता है कि काफ़ी पसोपेश के बाद ही सामने आएगा, क्योंकि MQM पाकिस्तान के साथ अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बराह रास्त कोई बात नहीं की है। मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं। शबर जैदी साहब हमारे साथ, उनसे बात करेंगे और फिर जाहिर है MQM पाकिस्तान के लोगों से भी बात करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपसे कहा कि ज़रा मईशत के अहवाल पर बात करनी है। तो ज़ाहिर है एक ऐसी शख्सियत जो कि मईशत पर गहरी निगाह भी रखते हैं और बड़ी मुझे लगता है समटाइम्स कड़वी बातें भी कर जाते हैं। साबिक चेयरमैन FBR शबर जैदी मेरे साथ हैं। शबर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। शबर साहब, सवाल पहले मुझे ये बता दें कि ये जो ख़त लिखा गया था बानी MQM, हाँ IMF वाला, इसका क्या है तहरीक का? इसका क्या, इसका कोई असर पड़ता है या इस ख़त का जो उन्होंने लिखा है?
देखिए, दो बातें हैं इसकी। मैं बहैसियत पाकिस्तानी ये समझता हूँ कि हमें अपने मसाइल को इन फोरम्स पे नहीं उठाना चाहिए। दुरुस्त हो गया। और अगर पीटीआई वाले ये समझते हैं कि उनके ख़त लिखने से आईएमएफ कोई पाकिस्तान की जो अपनी प्रोग्राम है उसमें डेफरमेंट करेगा, वो भी ठीक नहीं है। ऐसा नहीं होगा। ऑल्दो मैं भी पीटीआई के का हमदर्द हूँ, उनका साथी हूँ। अच्छा, तीसरी बात ये है कि मगर एक चीज़ आपने गौर की होगी कि आईएमएफ वाले जो काम उन्हें नहीं करना चाहिए मगर वो पास्ट में ये करते रहे हैं कि वो सियासी लोगों से मिलते रहे हैं। बिल्कुल, ये मैं आपसे पूछने वाली थी। यहाँ पर उनकी ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी कि जब वो मिलने भी गए और उनका वक्त भी मिलने गया। ये उनकी गलती है कि आईएमएफ का कोई ताल्लुक नहीं है कि वो हमारी सियासी पार्टियों से, हमारे अपोजिशन पार्टियों से हमारे सियासी मामलात पर बात करें। ये उनका गलत है। तो वो जब ये दोनों वहीं से मेरा ख्याल है शब्बर साहब आपके कहते कलाम के साथ वहीं से रूम डेवलप हुआ, वहीं से उनके लिए रास्ता निकला है जी, वहीं से रास्ता निकला है। अच्छा, अब चौथी बात वो ये है कि आईएमएफ मगर इस सारी चीज़ का जो बुनियादी जो वजह है वो ये है कि हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं माशी तौर पर और हमारी इतनी डिपेंडेंस हो चुकी है आईएमएफ के ऊपर कि पाकिस्तान का सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है कि आईएमएफ का प्रोग्राम आएगा या आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक बात। तो ये बात गलत, मतलब ये सियासी हम अपनी जो कहते हैं ना कि अपना जो सारा ट्रैश है, अपना जो सारा वो बाजार में कहते हैं ना कि अपने लिनेंस को पब्लिक पे धोते हैं, वो सही नहीं है। लेकिन इसी के पादाश में फिर मैंने देखा कि अभी जो कांग्रेसमैन हैं उनकी जानिब से लगभग 30 लोग हैं जिन्होंने एक खत लिखा अमेरिकी इंतजामिया को कि आप जो हैं वो फैसिलिटेट ना करें पाकिस्तान की इंतजामिया के साथ या उनके साथ आगे बातचीत ना चले। आपको लगता है उसका भी कोई असर किसी हद तक आएगा? इसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। देखिए, इलेक्शन, इसी तरह का इलेक्शन हुआ बांग्लादेश में। बिल्कुल ठीक बात। और बांग्लादेश इलेक्शन के नेक्स्ट डे अमेरिकन ने आके कहा कि ये इलेक्शन शैम है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, पब्लिकली कहा शैम है। उसके बावजूद उन्होंने आगे कोई मूवमेंट नहीं की, उन्होंने कोई एक्शन बांग्लादेश के खिलाफ नहीं लिया। पाकिस्तान के मामले में वो जो आगे जो कुछ भी कर रहे हैं, जो आगे वो करना चाहते हैं, अगर वो कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि कोई रुकावट पाकिस्तान के प्रोग्राम में आएगी। अच्छा, आपको लगता है कि ये सब चीज़ें अपनी तरफ चलती रहे लेकिन उसका असर कोई ख़ास नहीं होना? नहीं आएगी। और बहैसियत पाकिस्तानी के हमें कोशिश करनी चाहिए इंस्पाइट ऑफ हमारे तमाम इख्तलाफात के कि इन मामलात में हमारी आवाज़ एक हो। बहुत अच्छी बात है। अब इसी आवाज़ को अगर हम ज़ाहिर आगे बढ़ के बात करें, आईएमएफ का कर्जा तो लेना ऐसा है कि बस लेना ही लेना है, वो देने पर आमादा हो ना हो, हम लेने पर आमादा ज़रूर है। अब जब ये आईएमएफ का नया कर्ज आ जाएगा तो ये किन शराइत पर आएगा शब्बर साहब, ये अहम सवाल है। देखिए, दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। पहले हम एक चीज़ बार बार हम एक बात कहते हैं ना कि आईएमएफ का कर्जा किन शराइत पर आएगा। इसमें एक आप लोग एक चीज़ मिस कर देते हैं कि आईएमएफ हमें कर्जा इसलिए दे रहा है, एक बहुत सारी वजूहात के अलावा एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इस वक्त तकरीबन 8 बिलियन हमें आईएमएफ का वापस करना है। 8 बिलियन जी डॉलर उनका कर्जा मुझे खांसी भी नहीं आ रही नहीं, उसमें हमें वापस करना है। अच्छा, तो वो कर्जा देने की एक वजह ये भी है कि उनको अपना कर्जा वापस भी चाहिए ना। जी उनको ये रियलाइज हो चुका है कि अगर हमने इस दुकान को बंद कर दिया तो हमारे पैसे हमारे 8 फंस जाएंगे। तो वो एक उनका ऑब्जेक्टिव तो ये है कि इस दुकान को चलाते रहो तो हमारे 8 अपना पैसा भी निकलता रहे। अच्छा, दूसरी अब जो आईएमएफ है वो दुनिया में किसी जगह पे भी माशी बहाली की वजह नहीं बनता, ना उनका ऑब्जेक्टिव है। ये इंपॉर्टेंट है, उनका ऑब्जेक्टिव भी ये नहीं है। देखिए, ये हमारी गलतफहमी है कि हम समझते हैं कि आईएमएफ प्रोग्राम में जाएंगे तो हमारी माशी भलाई हो जाएगी। ये उनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता। अगर हम माशी तौर पे तबाह होते हैं, वो कहते हैं ठीक है आप तबाह हो जाए, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, उनकी जो तमाम पॉलिसीज होती हैं वो ऐसे होती हैं, वो डिज़ाइन इस तरह करते हैं कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है पैसे हमें वापस मिल जाए, कैसे भी मिल जाएं। मैं इसको और आसान कर देता हूँ। एक आदमी ने किसी बंदे से कर्जा लिया, ठीक हो गया, ठीक है, तो वो उसको वापसी चाहिए,
तो अगर वो आदमी अपने बच्चों को 2 रोटी की जगह 1 रोटी खिलाएगा, मगर खर्च देने वाला कहता है मुझे वापस करना है, चाहे अगर बच्चे को 1 रोटी खिलाओ, ये इस मिसाल से आप IMF को समझ जाए। बिल्कुल ठीक। वो ये कह रहा है कि मैंने आपको 100 रुपए दिए, अब आप जैसे भी चाहे मेरे पैसे वापस आपकी आमदनी 110 है, आप मुझे 100 वापस करें। अगर आपके बच्चे 2 रोटी खाते हैं, अगर 1 रोटी खाने लगे, मुझे मतलब नहीं है, मेरा 100 वापस आना चाहिए। अच्छा, उनका ये है IMF का सिंपल लॉजिक। कुलिया यही है उनका ना, ठीक हो कुलिया गया। है और सही। हर खर्च देने वाले का यही तरीका होता है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अब सवाल उससे आगे देखिए, IMF से तो कर्जा लिया सो लिया, हमारे पास हमने कर्जा लिया UAE से, हमने लिया है चीन से, सऊदीया से, ठीक है, ये कर्जा भी हमारे सर पर। और इसके अलावा 8 बिलियन तो वो अलग है। नहीं, हमने इसके अलावा मार्केट से लिया हुआ है बहुत सारा, जिसको हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं, पेरिस क्लब कहते हैं, ये सब लिया हुआ है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये सारा कर्जा मिल मिला के 140 बिलियन 140 बिलियन होता है डॉलर। हाँ, ये जरूर याद रखें। ये कैसे वापस होगा? ये सब माफ होते रहेंगे, एक्सटेंड होते रहेंगे? चीन कहेगा हम आपकी हिमालय जैसी दोस्ती की वजह से इसको मजीद एक्सटेंड कर देते हैं, सऊदी अरब कहेगा क्योंकि ये पाताल में गिरते रहते हैं तो थोड़ी किस्त और बढ़ा दो। उर्दू में मुझे उसका उर्दू लफ्ज नहीं आता। हाँ। जो एक लफ्ज है फोर्सिएबल, हाँ। मतलब आगे देने, फोर्सिएबल फ्यूचर में पाकिस्तान अपना फॉरेन कर्जा पे नहीं कर सकता, उसको आगे डेफर करना पड़ेगा। ये आप इस बात को आप भूल जाएं कि 2030 या 2040 या 2050 तक पाकिस्तान कभी अपना बैरूनी कर्जा अदा कर सकेगा। और ये देखो, इसमें कोई ज़्यादा बुराई नहीं है। बहुत सारे डेवलपिंग मुल्क कंट्रीज़ हैं जो हमेशा कर्जों में रहते हैं और कर्ज के साथ करते हैं। तो नहीं ना, तो फिर बातें वो ऐसी नहीं करते ना शबर साहब। यहाँ तो बातें अभी आप सुन रहे हैं सागदार से। अच्छा, वैसे एक बात बताइए, आपसे हमारी इलेक्शन के दिनों में बात हुई थी, आप जहांगीर तरीन साहब, मैंने एक बात की थी आपके साथ, अगर आपको याद हो, मैंने एक बात की थी कि अगर पोलिंग ज़्यादा हो गई तो ऐसे रिजल्ट आएंगे जो आपको यकीन नहीं आएंगे। याद है आपको? मैंने एक बात की थी ना, आपको याद है? और पोलिंग ज़्यादा हो गई। मैंने यही कहा था कि पंजाब में पोलिंग ज़्यादा हो गई तो फिर कुछ और रिजल्ट आएंगे। अब और ही हो गया। जहांगीर तरीन के बारे में और कुछ और हज़रात के बारे में मेरा एक बड़ा तल्ख सा कमेंट है। वो ये है कि एक ख्वाहिश है कि सिर्फ वो आदमी पार्लियामेंट में आए जिसकी कोई सियासी हैसियत नहीं है। अच्छा, और वो कौन है? नहीं, आप समझी नहीं मेरी बात। समझ गया। कोई ऐसा आदमी जिसकी कोई सियासी हैसियत है वो नहीं आए, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ। नवाज शरीफ आउट हो गए ना सियासत से, अगर आप गौर करें। हाँ, तो आउट हो गए ना, तो इसका मतलब है सियासी कदोखामत रखने वाला कोई आदमी नहीं है ना। इस पार्लियामेंट में सियासी कदोखामत रखने वाला कौन आदमी है, मुझे बताइए। साद रफीक आउट है। क्यों आसिफ अली जरदारी को आप नहीं समझते? नहीं, आसिफ अली तो प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं ना। कौन सा आदमी है जो सियासी खत रखता है? सब लोग, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस फेज, लेकिन कट टू साइज कर दिए गए इन अदर वे। मैं नहीं कहता, इन अदर वे, अगर आप ईडीएम मैं ये कह रहा हूं कि आखिर राना सनाउल्लाह हार गए। हाँ, मतलब इतने बड़े बड़े लोग नहीं, तो मैं किसी को कहता हूं कि यार जब उनको जिताया था हमें भी जिता देते। अगर इसको जिताया था, ए को जिताया था, बी को जिताया था, तो मेरे में क्या बुराई थी? आपने क्या बुराई थी? वही ना, सलीम मावी वाला के लिए लोगों ने यही कहा ना, मतलब वो भी जीत ही सकते थे अगर इतने सारे लोग। मुझे आप बताएं ना, कराची में सलीम मांडी वाला हार गए। मैं हैरान, मतलब मुझे हैरान, मेरा तो वो दोस्त है, मेरा तो वो बहुत करीबी है। मैं समझता हूँ कराची में जो एक सीट पे जो एक अच्छा एमएनए बनने वाला था वो हार गया। और जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरी जात में कुछ नहीं कहता, शायद उस जगह पर जो 5वीं 6वीं नंबर पोजीशन में चल रहा था वो जीत गया। ऐसे ही है। लेकिन शब्बर साहब देखें, अब हम जब मोटी मोटी बातें करते हैं ना, ये तो सियासत के खदोखाल हैं और मईशत के हालात हैं, लेकिन मुझे आपने अभी कहा कि भाई IMF कर्जा देगा, आपसे वो कह रहा है आप 1 रोटी खाओ 2 रोटी खाओ, मेरी भला से मेरे पैसे नहीं, वो कह रहा है अगर 2 खाते थे अब 1 खाओ। हाँ, 1 खाओ ना। तो अब हमें ये बता दें कि इस दफा जब इसहाकडार साहब तशरीफ लाएंगे, अभी तक उन्हीं का नाम है वज़ारत ख़ज़ाना, आपको वैसे लगता है कि वही आ रहे हैं या कुछ रद्दोबदल हो सकता है? पहले नामों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, अगर वो आ जाए तो आपको लगता है कोई चेंज? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, चेंज बेचारे मेहनत कर सकते हैं, मगर बात समझने की कोशिश करो। एक पाकिस्तान का ढांचा बना हुआ है, एक पाकिस्तान का स्ट्रक्चर है, एक पाकिस्तान के काम करने का स्ट्रक्चर है, और एक पाकिस्तान का लोन है, लोकल खर्जा, बैरूनी खर्जा, टैक्सों की सिस्टम। तो और IMF का प्रोग्राम। एक्चुअली किसी भी आदमी के पास अभी स्पेस नहीं है, वो क्या कर लेगा बेचारा? अगर आए, एक बहुत अच्छा इंसान भी आ जाए, उसके पास स्पेस नहीं है। अच्छा, अब जो प्रॉब्लम आने वाली है वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अपनी 16 महीने गवर्नमेंट कर अपना सियासी बहुत बड़ा नुकसान किया है। ऐसा ही है, ठीक है।
अच्छा, अब क्या वो और इक़दाम करके अपना बड़ा सियासी नुकसान और करने जा रहे हैं? हाँ, मजीद बैगेज अपने ऊपर डाल, नहीं नुकसान करने जा रहे हैं। अब ये उनके लिए फैसला है, ये उनके लिए फैसला है, ठीक है ना। देखो सना, मसला पता है क्या है, पाकिस्तान में सिर्फ एक मसला है रह गया है, बहुत सारे मसले हल हो गए। सिर्फ मसला, अब जो आखिरी मसला रह गया है वो ये रह गया है कि एक लड़की है जिसको गुड़िया चाहिए और एक लड़का है जिसको साइकिल चाहिए। अब वो लड़की को गुड़िया अब्बा दिलाना चाहते हैं, एक दूसरे के अब्बा उस बेटे को साइकिल दिलाना चाहते हैं। वो दोनों नहीं मिलने वाली। जब वो बच्ची और वो बच्चा सही हो जाएंगे ना, तो पाकिस्तान ये मान जाएंगे कि हमें ये गुड़िया और साइकिल नहीं मिलने वाली, पाकिस्तान के तकरीबन सारे मसाइल सियासी हल हो जाएंगे। अब आखिरी चीज़ रह गई ना, आखिरी चीज़ रह गई ना, मतलब शहबाज शरीफ की। देखिए शहबाज शरीफ की ये आखिरी टर्म है। Obviously, बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है इन सभी की आखिरी टर्म है। अब आगे चलना, एक बच्ची है जो गुड़िया लेके रहना चाहती है, एक बच्चा है जो साइकिल दिलानी है अब्बा ने। उन दोनों के अब्बा ने कहा है कि हम दोनों साइकिल लेके देंगे, एक ने कहा हम गुड़िया लेके देंगे। अब्बा ने कहा है, खुद नहीं कहा। अब वो अब्बा कहाँ तक लेके चल सकते हैं, सवाल इसका है। मेरा ख्याल है, मेरा जाती ख्याल है, अब अब्बा लेके नहीं चल सकते। तो एक जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तानी सियासत में सफाई हो गई, झाड़ू फिर गई है क्या, पाकिस्तानी सियासत में बिल्कुल साफ हो गए। अब ये दो जो बच्चे हैं, अब ये बच्चे अगर कोई ये समझ, या तो ये अच्छे बच्चे बन जाए, अच्छे बच्चे बन जाए, मगर अच्छे बच्चे वरना ये इन बच्चों के साथ हमारे मामला आगे नहीं बढ़ने। अच्छे बच्चे बन भी गए ना, मैं ये समझता हूँ कि सियासी खद नहीं है उनमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है शब्बर साहब। मैं आपको बताऊं, ये जो खला जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, जो सियासी निजाम के लोग हैं वो मंजर से छटते जा रहे हैं, छट गए और बहुत हद तक छटते भी जा रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। महमूद खान अजज़ई की तकरीर सुन लें आप। हाँ, मैंने सुनी, पार्लियामेंट के अंदर ना। महमूद खान अजज़ई जो मर्जी आप बोले, उसका 5-6 टर्म का एक्सपीरियंस है, बिल्कुल आप उससे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं, मगर इस खत के लोग अब नहीं है। ऐसे बिल्कुल दुरुस्त बात है, बहुत सारे ऐसे के लोग अब नहीं है, ठीक है। मैं दोनों बच्ची को क्रेडिट दे सकता हूँ, मगर उन बेचारों का अभी कोई एक्सपोजर नहीं है। और पाकिस्तान को चलाना इट्स नॉट इन अ गेम, मतलब ये कोई खेल नहीं है कि आप आए और खेलें और जीत जाएं। लेकिन शब्बर साहब, फिर जब लोग आपको देखते हैं ना टेलीविजन स्क्रीन पर, और हम जब ये बात करते हैं कि शब्बर ज़ैदी से पूछ लें, हम ये मतलब कन्विंसिंगली इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि हमने आगे कितनी महंगाई की तरफ जाना है। आई मीन कोई पैरामीटर आप बता सकते हैं इस वक्त कहाँ खड़े होंगे हम अगले दिनों? पेट्रोल प्राइसेस, गैस प्राइसेस। मेरी एक बात सुनो, मुझे आज ये कहते हैं ना इंसान को डिप्रेशन होता है। मैं वैसे भी इस्लामाबाद आने के बाद डिप्रेशन की दवा खा रहा हूँ। आज मुझे शरीर डिप्रेशन हुआ जब मैंने ये देखा कि इंडिया में इन्फ्लेशन 5% पर है, 5%। हम बात कर रहे हैं 20% प्लस की, ठीक है, 5% और 25% प्लस की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम जो आएगी वो ये आएगी कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो डिपेंड करती है 2 चीज़ों के ऊपर। जी सर। कि हमारा रुपी डॉलर पैरिटी क्या रहेगा, और दूसरा हमारा एनर्जी की इकोनॉमिक्स क्या रहेगी। एनर्जी की इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि कितना खर्चा लोगों की गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी। दोनों चीज़ों पर अभी कोई प्रेडिक्शन नहीं है कि मतलब क्या होगा। ठीक है। तो इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा बहुत बैलेंस है, बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा, मगर इन्फ्लेशन अपनी जगह पे रहेगी। जो चीज़ आपने बात की डार साहब की और जो उनकी सोच की, उनके पास पता नहीं क्यों एक सोच है कि पाकिस्तान में डॉलर का जो को अगर खुला छोड़ दिया जाए बिल्कुल टोटली और सब कुछ इंटरवेंशन नहीं किया जाए उसको, हाँ, तो वो मेरा ख्याल है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो बिजनेसमैन की ज़बान बोलते हैं। पाकिस्तान के डीप इश्यूज़ को शायद वो नहीं देखते कि पाकिस्तान का डीप इशू क्या है बेसिकली। मतलब वो थोड़ा मतलब गोइंग टू सजेस्ट, अगर मैं कहूँ कि आप उनको सजेस्ट करें, सो व्हाट यू हैव द सजेशन फॉर जी कि वो किस तरह से डॉलर को, अगर रोकने की बात ना सही तो डॉलर को क्या ऐसे ही ओपन रखा जाए, जैसे मार्केट स्विंग करे उसी हिसाब से डॉलर। देखिए डॉलर कब एडजस्ट हुआ? डॉलर उस वक्त एडजस्ट हुआ जब आपने अफगान ट्रांजिट ट्रेड को एडजस्ट किया, जब आपने एक्सचेंज कंपनीज को एडजस्ट किया, जब आपने हवाले वगैरह को एडजस्ट किया। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स आपको पता होगा कि पाकिस्तान की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं लिए। जी बिल्कुल, ये मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ने लिए। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या वो पीछे हटेंगे या वो डार साहब उनके साथ काम करेंगे? ऑब्वियसली उनके साथ ही काम करेंगे। नहीं, साथ तो काम करेंगे, मगर पास में तो एक्सचेंज कंपनी के साथ जाकर वो लोग बाकायदा बैठे अंदर।
अंदर जाके बैठे, उन्होंने लोगों को पकड़ा, लोगों को सीधा किया। भाई आप देखें ना, गोल्ड प्राइसेस कितने अरसे तक ओपन नहीं हुए। अभी हमने जो लास्ट में ये सारा कुछ देखा था क्रैकडाउन के ऊपर, तो वो जाहिर है वो सब चीजों के सम्राट थे ना। कि नहीं, वो तो अब सवाल सिर्फ ये है कि आप ये कह रहे हो कि स्टेट बैंक को पाकिस्तान के बस का काम नहीं है एक्सचेंज कंपनी को हैंडल करना, उसके लिए हमें ISI चाहिए, ये कह रहे हैं आप? मतलब आर यू सेइंग दिस? आर यू सेइंग कि हमें स्टेट बैंक जो है वो नहीं हैंडल कर सकता है एक्सचेंज कंपनी को, हमें ISI के बंदे को उठा के एक्सचेंज कंपनी को सेटल करना है? वो इतने बड़े क्यों हो गए कि उसके लिए आपको ISI चाहिए? शबर साहब, मैं आपसे इसी पे मैं शबर साहब से मजीद कंटिन्यू करना चाहूंगी। मईशत के मामला पे कुछ सियासत के लिए ख्वाजा इजहारुल हसन साहब से पूछ लें, इनको कितनी सीटें मिल गई हैं, तो अब वजारतें कौन सी मिल रही हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुबारकबाद कि आप MNA बन गए माशाअल्लाह, और कौमी असेंबली में अब आपका राहदारियां वहीं पर होंगी आपकी सारी चीज़ें। लेकिन ये फरमाइए, अभी तक क्या चीज़ें जो हैं वो चॉक डाउन हो गई हैं आपके माबैन और मुस्लिम लीग नवाज के माबैन, कि किस तरह आगे चल रहा है, क्या मैकेनिज्म तय हुआ है? देखिए, अभी तो जो क्लियर कट बात है वो ये है कि MKM को ये ख्वाहिश जरूर है कि, लेकिन जाहिर है कि MKM तक जाए तो MKM अगर काबीना में अपने गजब के साथ जाए तो उसके सबसे बड़ा जिम्मेदारी है वो है कराची, जो कि इकोनॉमिक नर्व भी है और हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और गुज़िश्ता 15 साल से लगा हाल, तो वजारतें सिवाय वजारत लेने का तो मकसद जो मंशूर के तहत पहला काम हमने करना था, इस तरह हमने कौमी सेशन स्टार्ट पहला काम भी कर दिया को इस बात पे कायल कर दिया कि हम महंगाई, बेरोजगारी और तो ताकत का तवाज़ुन उसको बैलेंस करने के लिए कुछ करना बहुत जरूरी है। पहले ईद का अंडरस्टैंडिंग हमने उनसे साइन करवा लिया, जो इंशाल्लाह पहले ही हफ्ते में बिल की पेश हुई। अब रह गए पाकिस्तान पार्टी और ये दोनों मिलकर ये समझते हैं कि मुल्क को इस बहरानों से, चैलेंजेस से निकालें, और ये मुकम्मल तौर पर इत्तेहादी है। जाहिर है सदर ममलिकत से आ रहे हैं, डिप्टी चेयरमैन पीपल्स पार्टी से आ रहे हैं, किस पार्टी का होगा, गवर्नर के पार्टी का होगा, बलूचिस्तान में हुकूमत, दिन में हुकूमत पीपल्स पार्टी, फेडरल में नवाज शरीफ साहब की। तो यकीनन ये इन चैलेंजेस के अंदर हम अपनी कोई रफ्तारबाजी नहीं कर रहे। हमारा मसला तो सिर्फ वोटर्स को एड्रेस करना है, और उनका एड्रेस हमारे वजारतों से नहीं बल्कि बुनियादी आईनी तरक्की के जरिए बुनियादी पहुंचाने से होगा। सफर शुरू कर दिया। ख्वाजा भाई, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ क्योंकि आपकी आवाज़ में काफ़ी डिस्टॉर्शन आ रही है आई थिंक, तो मैं एक ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक से वापस आके मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ 2-3 सवाल आपसे करना है, जो आप वजारत पर बात करें। चिमक गोइयाँ बहुत सारी हो रही हैं MKM के मामला पर, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अभी तक के मामला में कहीं मुझे लग रहा है कि बर्फ तो नहीं पिघल रही, लेकिन एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसको अबूर करना पड़ेगा शायद दोनों जानिब से। तो इस ब्रेक के बाद वापस आकर इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। हम ब्रेक पर थे, हम बात कर रहे हैं मईशत की भी, लेकिन इस वक्त जरा MKM के ख्वाजा इजहारुल हसन साहब MNA हैं, उनसे मैं कुछ चीज़ों पर बात करना चाह रही हूँ। शबर साहब मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमाएं। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, मैं एक बुनियादी सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। 2 वजारतों का नाम आ रहा था, IT का, और फिर हमें पता चला कि हज की जो वजारत है, वजारत मजहबी उमूर वाली, वो आपको देने की पेशकश हुई है। क्या ये पेशकश हुई है? पहले तो हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, और अगर हुई है तो उस पर आपने क्या, अगर नहीं हुई है तो जाहिर है फिर तो अलग बात है, लेकिन अगर हुई है तो क्या आपने मना कर दिया कि हमें ये नहीं चाहिए दोनों वजारतें? थैंक यू। देखिए, मैं फिर गुजारिश करूं, वजारतों से फर्द का तो भला हो सकता है, लेकिन ऐसी वजारत जो मेरे अर्बन सिंध के वोटर्स को या अर्बन सिंध की डेप्रिवेशन के किसी काम की नहीं, तो उसका मना करना ही मेरा ख्याल बेहतर है। ठीक हो गया। बात आपकी दुरुस्त है कि 2 वजारतों की जो पेशकश को हमने मुस्तरद कर दी। अच्छा, हमने कहा कि मैं वजारतें नहीं चाहिए, हम हुकूमत के साथ ताउन करेंगे, लेकिन जो हमारे लॉन्ग टर्म एजेंडा
उनको कंसिडर किया जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए, जिसमें बहुत सारी कमिटमेंट में लकुनाज है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, फूड सिक्योरिटी इश्यूज है, टैक्स के इश्यूज हैं, टैक्स है, ये सारी चीजें हम लेकर आए। खालिद साहब, फिर आगे जरा अगर मैं बात करूं आपके लिए, ये फरमाते हैं फिर कि ये जो गवर्नर के मामले के ऊपर बड़ी लिए दिए हो रही है, मैं मुख्तलिफ लोगों को सुन रही हूँ एमकेएम के, वो कह रहे हैं भाई कामरान टसोरी है हमारा तो कैंडिडेट, लेकिन पता चल रहा है कि वहां पर भी आपको कहा जा रहा है कि जो हम नाम बता रहे हैं उसी पर अपना इत्तेफाक कर लें, वरना फिर हम इत्तेफाक राय से अपना ही गवर्नर ले आएंगे। इस मामले पर क्या बात हुई है? देखिए, जहाँ इतने आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने आपस में बांट लिए और ओहदों की जिस तरह से पत्थर बांट थी, तो हमारे लिए गवर्नर का ओहदा छोड़ना भी कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, लेकिन मसला सारा ये है कि सिंध में एक अर्बन का एक फार्मूला है। जी सर। जब कभी सिरियाला जाहिर रूरल रिप्रेजेंटेशन है तो ये लाजमी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कि गवर्नर अर्बन रिप्रेजेंटेशन का हो। ठीक हो गया। और इसमें एमकेएम की रिप्रेजेंटेशन शामिल है, कमेटी। और कामरान टसोरी साहब अगर बहैसियत गवर्नर से कोई प्रॉब्लम है, परफॉर्मेंस में इशू है, तो खुल के बात करें। लेकिन मैं आपको बात बता, अभी तक दोनों पार्टियों की तरफ से सरकारी सतह से ऑफिशियल तरीके से ये बात नहीं आई, तो सब मीडिया के जरिए फ्लोट कर क्या साराइयों से हमारे जवाबात से अंदाज कर रहे हैं, लेकिन हमें ऑफिशियली भी तक करते हैं, ऑफिशियली नहीं कन्वे किया गया। लेकिन यानी खुशबख्श शुजात साहिबा, ज़ाहिर है एमकेएम पाकिस्तान और बड़ा मोतबर नाम है पाकिस्तान की सियासत में भी, और वैसे भी उनके नाम पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात एमकेएम की तरफ से हैं या नहीं? क्योंकि ये नाम फ्लोट हुआ है तो विच मीन्स कहीं ना कहीं बात हुई है इस नाम पर। देखिए, मैं आपको बता दूं कि राब्ता कमेटी में ज़ाहिर है डिप्टी कन्वीनर के फोरम पे भी ये नाम हमारे साथ, उनके नाम उनकी शख्सियत पे कोई एतराज नहीं है। लेकिन पार्टी की पॉलिसी यही है कि जो पार्टी तय करेगी वही नाम हमारे लिए पार्टी का मुझे वो दिन याद आ रहा है जब कामरान टसोरी वापस आए थे और जिस तरह वो राब्ता कमेटी में शामिल हुए, फिर उनको गवर्नर बनाया गया, तो उस वक्त भी आप लोगों पर अताब था। अब वो आ गए तो अब उनसे जान छुड़ाना भी आपके लिए मसला हो रहा है। खैर, बड़ी कंफ्यूजन है। ख्वाजा साहब, हसन साहब, ये फरमाएं कि ये जो 2/3 अक्सरियत के बगैर पाकिस्तान के आईन में तरमीम नहीं हो सकती, और आप, आई एम सॉरी मुझे कहने दीजिए, आप चले हैं आईनी तरमीम करवाने बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो बकौल वजीर आला सिंध के उन्होंने कहा कि ये जिस आईनी तरमीम की जरूरत महसूस कर रही है पंजाब में होगी, सिंध में इसका कोई लेना देना नहीं है, और बगैर 2/3 अक्सरियत के आप ट्रक की बत्ती के पीछे आवाम को लगा रहे हैं कि आप आईनी तरमीम करवा लेंगे। हालात आपके ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल ऐसी नहीं है। मेरा ख्याल है कि वज़ीर आला सिंध ने खुद अपने आप को एक सूबे की जमात का नुमाइंदा करार दे दिया, क्योंकि पंजाब में ज़्यादा सीटें मिली नहीं है पीपल्स पार्टी को, तो वो जाहिर है वो चाहते हैं कि जो अपना पंजाब में कर लो भाई सिंध में ना करो। लेकिन हमारी आईनी तरमीम सिंध के रूल्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, हमारी आईनी तरमीम कॉन्स्टिट्यूशन में है, और ये बात दुरुस्त है कि 2/3 अक्सरियत से होगी। और ये मैं आपको बड़े वसूल से कह रहा हूँ, इस ऐवान में रमजान के बाद 2/3 अक्सरियत की हुकूमत होगी। 2/3 अक्सरियत की हुकूमत होगी? जी बिल्कुल, हुकूमत के बाद 2/3 नंबर आ जाएंगे। ये कौन सी हुकूमत होगी? जिधर आप जा रहे हैं वही हुकूमत है? ये वो बराबर ऑपोजिशन पे तो नहीं बैठने जा रहे आप? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब। आप वकील हैं, मुझे पता है। और सिर्फ ये एक अमेंडमेंट थोड़ी है, तो बहुत सारी अमेंडमेंट्स। अच्छा चले, मैं आगे, क्योंकि शबर साहब भी यहाँ बैठे हैं, मुझे उनसे भी कुछ चीज़ों पर मालूमात लेनी है, लेकिन मुझे ज़रा ये तो बताएं कि ये एमकेएम राब्ता कमेटी के अंदर एक घुसबैठिया आप लोगों को मिला मुस्तफ़ा कमाल साहब को, जिसने ऑडियो लीक कर दी। वो घुसबैठिया कौन है, कुछ पता चल सका है? नाम वाम सामने आया उसका? देखिए, मेरा ख्याल है कि बड़ी कोई आम सी बात है, मुख्तलिफ मुलाकातों की ऑडियो निकल आती, कोई ऐसी बात तो नहीं जो आप लोगों से छुपी भी हो, जो पाकिस्तान की आवाम ने न छुपाई हो, तो किसी ने कोई लीक की है, उसको आउट कर लिया गया, लेकिन नॉट इशू है, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। अच्छा चलें, उसकी परवाह नहीं है, लेकिन इस बात की तो परवाह है कि सदर का इंतखाब होना है और एमकेएम का वोट जाना है, और आपके दरवाजे पर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों की दस्तक आपको सुनाई दे रही है या नहीं सुनाई दे रही है?
कल जब प्राइम मिनिस्टर साहब ओथ लेंगे हाँ जी तो हम देखते हैं, अगर उनको हमारे वोटों की जरूरत है तो वो हमसे मुतालबा करेंगे, और अगर उनको हमारे वोटों की जरूरत नहीं है तो हम भी जज़ाकल्लाह और सुभानअल्लाह कहेंगे। तो आपने वैसे बड़ा सही कंधा पकड़ा है, लेकिन अगर ये आप लोगों की जो पार्टनरशिप है, ताली मार मार के नून लीग वालों के पास जो आप जा रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से काम निकलवाना है, आपका काम ताली मारी, फिर वो कह रहे हैं इनसे काम निकलवाना है तो आपको ताली मार देंगे, ये आपको लग रहा है कि ये सेटअप आप दोनों का चल पाएगा आगे, यानी मुस्लिम लीग नवाज और एमकेएम एक अच्छी जर्नी तय करेगी, या बीच में कहीं आपको लगता है कि कोई स्विंग आएगा? देखिए, मेरे पास 4 फोरम हैं। एक पार्लियामान है, हुकूमत है, सुप्रीम कोर्ट है, और या फिर अस्करी क़यादत। अब जाहिर सी बात है, पार्लियामान में तो अगर आप उल्टा चलते तो ज्यादा सही था, अस्करी क़यादत और जुडिशरी और फिर पार्लियामान, आपको उल्टा चलना चाहिए। खैर चलें, कंटिन्यू। ठीक है, तरतीब आप कुछ भी कर लें। तो मैं चारों फोरम्स को एग्जॉस्ट कर रहा हूँ, और जाहिर है जहां मुझे जिसकी पाकिस्तान की अवाम ने अगर इन 2 खानदानों को ही मैंडेट दिया दोबारा, तो मुज़ाकरात इन्हीं से होंगे, और प्रेफरेबली PMLN अभी सूट कर। ओके, फिर ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, वेल थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बातें बहुत सारी हैं, मुझे पता है। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने जिसे कहते हैं ना बैनुल सुतूर की हैं। शबर जैदी साहब, हालात और वाक़यात पर मैं आपसे कुछ तबसरा ले लूँ। पहले मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि ये जो सारी चीज़ें डेवलपमेंट हो रही है सियासी, इसको ज़ाहिर है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग भी हो रही है, लेकिन इसका कोई इफेक्ट पाकिस्तान के हालात की बेहतरी में आएगा, या आपको लग रहा है कि बस हीट ऑफ द डिबेट चीज़ें हैं, खुद ही सेटल डाउन हो जाएंगी, और जिन्होंने इवेंचुअली काम करना है वो अपना काम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड? देखिए, 2 बातें मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी कही थी कि पाकिस्तान 8 फरवरी को सुबह 8 बजे से 5 बजे तक बहुत मजबूत हो गया था, मगर 8 फरवरी की शाम से लेकर आज तक बहुत कमज़ोर हो गया है। इस बात को आप गौर से समझें। दूसरी बात, जो बातें अभी ख्वाजा इजहारुल साहब ने की है, इनको समझ के अगर वो ख़ुद इस वक्त ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, बंदर बांट और इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे तो ये कोई 1% चांस भी नहीं है कि ये चल सकेंगे, और ये शायद चलना भी नहीं चाहते। मैं सारी ज़िंदगी इनको प्रैक्टिकली मॉरली सपोर्ट करता रहा हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि इनका रेटरिक अभी तक बदला नहीं है। ये 2 कश्तियों में सवार होना चाहते हैं। एक तरफ ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी को भी अपोजिशन दें, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट का हिस्सा भी बने, जबकि गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी हिस्सेदार है, जाहिर है। तो ये चीज़ चलने वाली नहीं है, और फेडरल गवर्नमेंट भी चलने वाली नहीं है। ये मैं 2025 के अंदर पाकिस्तान में दोबारा इंतखाबात देख रहा हूँ, मुझे कोई डाउट नहीं है। 2025 में? जी, 2025 के अक्टूबर में। What are you saying, शबर साहब? देख लीजिएगा। Have you any idea कि कितना पैसा लगा है इस इलेक्शन के ऊपर? कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका में, इटली में, इटली में, यूरोप में, मतलब बैंक करप्सी की तरफ हम खड़े हुए हैं, पैसा हमारे पास है नहीं, कर्जों में हम जकड़े हुए हैं। 2025 में आप इलेक्शन करा रहे हैं दोबारा, और वो अक्टूबर में करा रहे हैं। आप नहीं कराएं, आप मजबूर होंगे, आप कराना पड़ेगी आपको इलेक्शन। ये असेंबली नहीं चल सकती इस तरह से, जिस तरह की असेंबली ये आई है, और जिस तरह की असेंबली के अंदर जिस तरह के लोगों की गुफ्तगू है और जो उनका माइंड सेट है, ये कैसे चल सकता है? ये कोई सिस्टम चलने वाला नहीं है, ये थोड़ी चल सकता है। ये आपके ख्याल में चल जाएगा? ये आपकी गलतफहमी है, चल जाएगा ये। अच्छा, वैसे ही जब आपने इतनी बात कह दी है तो थोड़ा सा आगे भी चल लेते हैं ना। रिवाइवल ऑफ पीटीआई फाउंडर आप देख रहे हैं क्या जी? वो वापस आने, कैदी नंबर 804 आ जाएंगे आपको लगता है? नहीं, मुझे एक बात बताइए, बिल्कुल सिंसियरली बताइए, सिंसियरली बताइए कि आप उसको कैदी नंबर 804 कह रही हैं, आप मुझे बताएं कि क्या बैलेट वक्त में वो जीता है या हारा है? ईमानदारी से बताएं। बिल्कुल ऑब्वियसली जो निकले हैं चीजें, उसमें तो लोग कह रहे हैं कि उन्हीं के वोट। तो अगर जीते हैं तो फिर आपको क्या हक हासिल है एक आदमी को जो जीत कर आया है उसके बारे में कहना कि वो कैदी नंबर 804 है? मतलब आपको हक हासिल है ये एज ए पाकिस्तानी? गलत है, ठीक है, पार्टी जीत के आई है ना,
तो आपको क्या हक हासिल है ये कहने का कि जी हम उसको नहीं, हम कि वो नहीं आना चाहिए? ठीक है, अगर आप समझती हैं उस आदमी को, लेकिन अगर सिस्टम उनको एक्सेप्ट ही ना करे, सिस्टम कोई आसमान से तो नहीं उतरा ना, सिस्टम की भी तो कोई, सिस्टम भी तो आखिर किसी ना किसी को। देखिए शबर साहब, मैं आपसे अब आप यहाँ तक बात लें ना, तो मैं बिल्कुल क्लियर आपसे सवाल करती हूँ। देखिए, जिन कॉरिडोर्स में आप जाते रहे हैं, जहाँ के पावर्स आप मुझसे बेहतर समझते हैं, जब वहाँ एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो फिर कहीं नहीं होगी। That's very clear in पाकिस्तानी political system. आप मुझे ये बताइए कि जिन कॉरिडोर्स में जहाँ से डिसीजन होती है, क्या वो पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल बेबहरा हैं? क्या ये जंग ज़ाती जंग है? क्या ये जंग ज़ाती जंग है? क्या उन्होंने, अगर आप, मैं नहीं समझता, मैं, हो सकता है इलेक्शन का रिजल्ट बिल्कुल ठीक हो, अगर इलेक्शन का रिजल्ट वो नहीं है जो हम सब सामने है, तो क्या उन लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि आप एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट नहीं चला सकते? तो वो भी तो इंसान हैं, उनको पता है कि क्या हालात हैं। और आपके ख्याल में 8 फरवरी की शाम से क्या आपके ख्याल में वो मुतमईन बैठे हुए हैं और वो समझ रहे हैं कि जो कुछ वो समझ रहे थे वही हुआ है या वो हो रहा है? या उनको ये, मैंने आपके प्रोग्राम में इलेक्शन से पहले भी कहा था कि ये सारी बात डिपेंड करती है अवाम के पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन के ऊपर, और अगर पार्टिसिपेशन इलेक्शन बढ़ गई तो पाकिस्तान बढ़ गया। अच्छा, आप मुझे बताइए कि एक सीट फारूक सत्तार साहब ने जीती है शायद कहीं से, सुरजानी टाउन से, उसमें जीतने वाले के वोट कोई 23,000 हैं या 24,000 वोट हैं, और वो भी कराची में जी, जबकि 1,72,000 और 1,30,000 लोग इलेक्शन हारे हैं। तो मुझे आप क्यों मजबूर कर रही हैं कि मैं इन चीज़ों को कबूल कर लूँ? नहीं, मुझे आप बता देना, आप उनसे बात कर रही हैं कि जी वो डिसीजन मेकर हैं, ये हैं, तो क्या आप पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट को बिल्कुल डिस्कार्ड कर रही हैं? 23,000 वोट, 24,000 वोट कराची में पड़ सकता है, हो सकता है 23,000 वोट, आप बताएं। नहीं, 23,000, 24,000, 25,000 पे जीता है, वो इलेक्शन हुए हैं। पाकिस्तान में कराची में किसी को 1 लाख वोट पड़ा है? किसी को नहीं। मैं अमेज्ड थी जिस वक्त रिजल्ट्स आ रहे थे, आई वाज सीरियसली शॉक्ड अबाउट दैट। पंजाब में हर सीट जो है फ्रंटियर में, पंजाब में हर सीट पर 2-2 लाख 80-80 हजार की लीड पे, हम लोग क्या बाहर नहीं निकले? क्या वजह थी? क्या हमारा क्या मेरी सीट डिफेंस में जो चीज, जिस सीट में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे मेरा ख्याल है कैंडिडेट जो जीता है उसके साथ 20,000 वोट है, 25,000 वोट होंगे, 30,000 वोट होंगे डिफेंस पे, 30,000 वोट होंगे उसके, तो क्या 30,000 वोट पड़े वहाँ पे सिर्फ? मेरी ये देखिए ना, ये सारी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। मगर अगर आप समझती हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशन है जिसको आप सिस्टम कहती हैं, पहले आप मुझे एक बात बताइए, ये सिस्टम है, ये इंस्टीट्यूशन है या पर्सनैलिटी है? Obviously institutions हैं, और देखें जो इंस्टीट्यूशन, लेकिन शबर साहब देखें बहस में आगे बढ़ जाएगी। देखिए मेरी बात सुने, क्या इंस्टीट्यूशन, आप ये मानते हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो इस रियासत पर हमला था या नहीं था? देखिए फिर आप 9 मई पे आ गए, आप डायरेक्टली 9 मई पे आ गए। 9 मई का 8 फरवरी से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं? क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर वो नहीं होता तो शायद हालात इतने बुरे नहीं होते। कर रहा हूँ, 9 मई हो गया ना, पाकिस्तान के गलत काम हुआ, बिल्कुल एग्री करता हूँ, गलत काम हुआ, मगर 8 फरवरी को वो लोगों ने वोट डाल दिया, ये भी तो रियलिटी है ना। गलत है ये? क्या 9 मई गलत हो गया? बिल्कुल गलत हो गया, मैं एग्री करता हूँ, मगर 8 फरवरी को लोगों ने वोट डाला ना। तो लेकिन शबर साहब देखिए मेरी बात सुने, इसमें मैं आपको, ज़ाहिर हम बहुत आगे डिबेट कर सकते हैं इस पर, लेकिन इस मुल्क में इस अवाम का, मैं मासूम है ये अवाम, ठीक है, और ये अपने चाहने वालों के लिए न जाने कहाँ से कहाँ तक, भुट्टो के लिए आप देख लें, फिर बेनज़ीर का भी एक लोगों को मैं कह रहा था, क्या हुआ, एक आदमी नहीं निकला। नहीं, मैं आपसे यही कह रही हूँ ना, आज जो सिंपैथी वोट पीटीआई के चेयरमैन को पड़ा, जो बानी को पड़ा, आपको लगता है कि वो आगे भी इसी तरह से चलेगा? ये तो सिंपैथी वोट्स था, बिकॉज ही इज नॉट बी एबल टू इन अ सिस्टम टू मेक इट 70 वोट। हाँ ठीक है, 70 वोट पड़े ना उनको, 80 जितने वोट पड़े, ठीक है। तो आपके ख्याल में आप ये कह रही हो कि ये PMLN की गवर्नमेंट जिसमें शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, पीपल्स पार्टी बाहर से सपोर्ट कर रही है, MKM के साथ अभी झगड़ा हो गया, ये 5 साल गुजार देगी, आप ये कह रही है? मुझे, मैं नहीं कह रही, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये होना था और यही हुआ है और यही आगे चलाएंगे। They are the faces. नहीं, अगर ये देखें, अगर आप कह रही हैं कि एवरीथिंग, हर चीज मैनेज है, तो फिर ये 2/3 होना चाहिए था। वो भी मैनेज है, नहीं वो 2/3 करना नहीं था, नहीं करना नहीं था। अच्छा ठीक है, बात है। अब सवाल फिर ये है, नहीं मैंने आपकी सारी बातें मान ली, करना नहीं था, तो हम ये कह रहे हैं कि 2024 का इलेक्शन जो है वो एक इंस्टीट्यूशन की ख्वाहिश के हिसाब से हुआ, ये कह रही है ना आप?
ठीक है, और उन्होंने एक फैसला कर दिया कि ठीक है मैंने आपकी बात मान ली। तो आप ये कह रही हैं कि ये चीज़ जो आगे बन के आई है ये इस इंस्टीट्यूशन ने 5 साल के लिए बनाई है, ये कह रही हैं आप मुझे? हाँ ज़ाहिर सिस्टम भाई 5 साल के बाद ही होंगे ना इलेक्शन। नहीं ना, आप सुन लो ना, तो ये कह रही, बस लास्ट सेकंड है। तुम ये कह रही हो ना कि 5 साल के लिए बनाई है। चलो मैं आपको बिल्कुल आसान बात करूँ, ये उन्होंने 5 साल के लिए बनाई, चलो मेरी बात आसान हो गई, उन्होंने ही 2 साल के लिए बनाई है। ये कह रहा हूँ आपको बात समझ क्यों नहीं आ रही? जिन्होंने बनाई है उन्होंने पॉइंट है। इस सारी डिबेट में आखिरी वाला जो पॉइंट है मेरा ख्याल है शब्बर साहब का, वो उस पर बात होनी चाहिए। वेल थैंक यू वेरी मच शब्बर ज़ैदी कि आपने वक्त निकाला। हक़ाइक़ और हालात आपके सामने हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।